आर्यनगर राज्य में एक महान शूरवीर राजा विजयकेतु रहा करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों युद्ध लड़े और हर बार विजय हासिल की। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। राज्य की प्रजा न केवल उनकी बहादुरी की कायल थी, बल्कि उन्हें अपार सम्मान भी देती थी। उनकी न्यायप्रियता और शक्ति के कारण राज्य समृद्ध और सुरक्षित था। लेकिन राजा के बेटे राजकुमार धैर्य सिंह अपने पिता के बिल्कुल विपरीत थे। वह बचपन से ही बेहद डरपोक थे। युद्ध भूमि की कल्पना मात्र से उनके हाथ पैर कांपने लगते थे। राजा को यह देखकर गहरी चिंता होती थी कि उनका उत्तराधिकारी इतना कमजोर हृदय का है। एक दिन दरबार में राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ राज्य की सुरक्षा पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक मंत्री ने हंसते हुए कहा, महाराज, हमारे राज्य की सेना इतनी बलशाली है कि शत्रु डरकर पास भी नहीं आता। पर सुना है राजकुमार तो तलवार की धार देखकर ही घबरा जाते हैं। हाँ, सही कहा आपने। पिछली बार जब सैनिकों का अभ्यास चल रहा था तो राजकुमार मैदान में कदम रखते ही घोड़े के हिनहिनाने से डरकर भाग खड़े हुए थे। महाराज, अगर ऐसा ही रहा तो युद्ध के समय हमारी सेना को दुश्मनों की नहीं बल्कि अपने ही राजकुमार की चिंता करनी पड़ेगी। कहीं वो दुश्मन को देखकर कहीं बेहोश ना पड़ जाए। दरबार में ठहाकों की गूंज उठी। सैनिक भी हंसने लगे। राजकुमार का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। राजा यह सुनकर गंभीर हो गए और मन ही मन राजकुमार की कमजोरी को दूर करने का उपाय सोचने लगे। राजकुमार अपने कक्ष में पहुंचे और दरवाजा बंद कर दिया। उनकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वो आईने के सामने गए और खुद को देखने लगे। उनकी सांसें तेज चल रही थी। चेहरा शर्म और गुस्से से लाल था। कायर हूं मैं, हाँ, एक कायर। पूरा दरबार मुझ पर हंस रहा था और मैं वहां खड़ा बस सब कुछ सुनता रहा, बिना कुछ कहे, बिना कोई जवाब दिए। क्या मैं राजा बनने के लायक हूं? नहीं, मैं तो तलवार तक नहीं उठा सकता। घोड़े की सवारी से डरता हूँ। युद्ध का नाम सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिता कितने वीर है, पूरी प्रजा उनकी जय जयकार करती है और मैं तो बस उनका नाम डुबोने के लिए पैदा हुआ हूँ। काश मैं ऐसा न होता। काश मैं भी पिता की तरह बहादुर होता। राजा भारी मन से अपने कक्ष में बैठे थे। उनका चेहरा क्रोध और शर्म से तमतमा रहा था। दरबार में आज जो कुछ हुआ उसने उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। तभी रानी ने प्रवेश किया और राजा को इस हाल में देखकर चिंता से बोली, महाराज, आप इतने चिंतित और व्याकुल क्यों लग रहे हैं? राजा ने गहरी सांस ली और गुस्से से बोले, तुम जानती हो रानी, आज दरबार में मेरा सिर शर्म से झुक गया। मेरे अपने मंत्रियों और सैनिकों ने मेरे पुत्र का मजाक उड़ाया। उसे डरपोक कायर कहा गया और वह मूर्ख लड़का वहां खड़ा सब कुछ सुनता रहा, बिना कुछ कहे, बिना कोई प्रतिक्रिया किए। मैंने उन्हें बचपन से हर शिक्षा दी, तलवारबाजी सिखाई, घुड़सवारी करवाई, वीरता के पाठ पढ़ाए, फिर भी वह एक कायर निकले। यह सोचकर मेरा खून खौल उठता है कि वह वही मेरा पुत्र है जो मेरे सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने वाले है। राजा ने पास रखी तलवार उठाई और गुस्से में उसे देखते हुए बोले, इस तलवार ने न जाने कितने युद्ध देखे हैं, न जाने कितने दुश्मनों का रक्त बहाया है, लेकिन ये तलवार मेरे पुत्र के हाथ में आते ही न जाने क्यों कांपने लगती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है। राजा ने तलवार वापस रख दी और निराश स्वर में बोले, हाँ, काश भगवान ने मुझे इस पुत्र के बदले एक पुत्री दी होती तो शायद हमें यह शर्मिंदगी न झेलनी पड़ती। आप सही कह रहे हैं महाराज। अगर हमें इस पुत्र के बदले भगवान ने एक पुत्री दी होती तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन अब हमारे पास जो है हमें उसी को स्वीकारना होगा। ये राजकुमार चाहे जैसा भी हो, परंतु वह आपका पुत्र है, इस राज्य का उत्तराधिकारी है।
हम उन्हें कायर कहकर छोड़ नहीं सकते। हमें उन्हें इस कायरता से बाहर निकालना होगा, उन्हें मजबूती से खड़ा करना होगा। राजा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अभी भी संदेह था। महारानी, मुझे लगता है कि वह कभी बदल नहीं पाएगा। कायरता उसके रगों में बस चुकी है। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैलने लगी। महल में जो भी दरबारी राजकुमार की कायरता के गवाह बने थे, उन्होंने यह बात अपने घरों में बताई और फिर यह चर्चा बाजारों, गलियों और चौपालों तक पहुंच गई। अब प्रजा जगह जगह राजकुमार की हंसी उड़ाने लगे। गांव के चौपाल पर कुछ किसान बैठे बातें कर रहे थे। अरे भाई, सुना तुमने? हमारा राजकुमार तो तलवार उठाने से भी डरता है। तलवार तो छोड़ो, मैंने सुना है कि घोड़े पर बैठते उसका सर चकराने लगता है। ऐसा राजा के भरोसे हमारा राज्य कैसे सुरक्षित रहेगा? और बाजार में भी कुछ व्यापारी राजकुमार को लेकर आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे। अरे सुना है, दरबार में जब राजकुमार को युद्ध पर जाने की बात कही गई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बेचारा, राजा ने राजकुमार को तलवार की जगह सिलाई कढ़ाई सिखानी चाहिए थी। शायद राजकुमार उसमें सफल हो जाता। अगर कोई बाहरी राज्य हम पर हमला कर दे तो मैं तो कहता हूँ हमें अपने राजा से पहले खुद ही राजकुमार को बचाने जाना पड़ेगा। गांव की औरतें भी इस चर्चा में पीछे नहीं थी। सुना है हमारे राजकुमार को घोड़े की लगाम तक पकड़ना नहीं आता। घोड़ा क्या? मैंने तो सुना है कि जब वह तलवार पकड़ते हैं तो खुद के ही पैर पर गिरा लेते हैं। काश राजा के घर एक पुत्री पैदा हुई होती। कम से कम वह अपने भाई से ज्यादा साहसी तो होती। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। हर कोई जान चुका था कि राजकुमार डरपोक है, कायर है और सबसे बड़ी बात, वह इस राज्य का भविष्य है। और एक दिन सुबह का समय था। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर राजकुमार की कायरता की चिंता झलक रही थी। दरबार में मंत्रियों और सेनापतियों के बीच राजकुमार चुपचाप बैठा हुआ था, हमेशा की तरह सिर झुकाए हुए। तभी दरबार के मुख्य द्वार से एक सैनिक हाँफता हुआ अंदर आया। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे और उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। महाराज, आपातकालीन समाचार है। क्या हुआ? जल्दी बताओ। महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा अशोक ने हम पर आक्रमण कर दिया है। उनकी विशाल सेना हमारी सीमाओं पर पहुंच चुकी है। वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये सुनते दरबार में खलबली मच गई। सभी मंत्री और सेनापति एक दूसरे की ओर देखने लगे और युद्ध की योजना बनाने में लग गए। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। राजा अशोक ने हमारी शक्ति को ललकारा है। हम यह सहन नहीं कर सकते। सेनापति, तुरंत अपनी सेना को तैयार करो। जी महाराज। तभी दरबार में खड़ी मंत्रियों की नजर राजकुमार पर गई। दरबार में मौजूद मंत्री और सैनिक इतने निडर और बहादुर थे कि ऐसे समय में भी वे राजकुमार की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराने लगे। महाराज, यह युद्ध राजकुमार के लिए एक अवसर है। अब वे अपनी वीरता साबित कर सकते हैं। पूरे दरबार में हल्की हंसी फैल गई। कुछ सैनिकों ने एक दूसरे को देखा और मंद मंद मुस्काए। राजा ने राजकुमार की ओर देखा, जो अब भी चुपचाप खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके हाथ कांप रहे थे। हाँ, यही सही समय है राजकुमार। तुम इस युद्ध में हमारी सेना का नेतृत्व करोगे। राजकुमार ने चौंक कर राजा की ओर देखा। उनके चेहरे पर साफ भय झलक रहा था। पर पिताश्री, मैं युद्ध में कैसे? राजा ने गुस्से से अपनी तलवार म्यान से निकाली और उसकी नोक राजकुमार की ओर करते हुए गुस्से से बोले, बस बहुत हुआ। यह युद्ध तुम्हारे लिए परीक्षा की घड़ी है। या तो तुम अपने डर को हराकर अपने कायर होने का कलंक मिटाओ, या फिर जीवन भर इस शर्मिंदगी का बोझ उठाओ। पूरा दरबार राजकुमार की ओर देख रहा था। हर किसी की नजरों में व्यंग्य और तिरस्कार था और राजकुमार के माथे से पसीना बह रहा था। राजा अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच चुके थे। उनके सैनिकों की कतारें दूर तक फैली थी और हर सैनिक के चेहरे पर जोश और उत्साह था। दूसरी ओर पड़ोसी राज्य की सेना एक विशाल सागर की तरह मैदान में खड़ी थी, संगठित, सशक्त और क्रूर। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े और गर्जना करते हुए बोले, वीरों, यह युद्ध केवल हमारी भूमि की रक्षा नहीं, बल्कि हमारे सम्मान और शौर्य की परीक्षा है। हमें अपने राज्य और अपने परिवार की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ना है। सैनिकों ने अपनी तलवारें और भाले ऊंचे उठाए और जोर से हुंकार भरी। राजा ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार भी अपने घोड़े पर था,
लेकिन उसका चेहरा भय से सफेद पड़ा हुआ था। उनके हाथों में तलवार थी, लेकिन वह उसे मजबूती से पकड़ भी नहीं पा रहे थे। और जैसे ही शत्रु सेना ने युद्ध का बिगुल बजाया, और उनके सैनिक तेजी से आगे बढ़े, राजकुमार का दिल दहल उठा। यह तो असली युद्ध है। चारों ओर खून, तलवारों की चमक। यह तो मैं सहन नहीं कर सकता। जैसे ही दुश्मन सेना नजदीक आने लगी, हर सैनिक अपनी तलवारें निकालकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। राजा और उनके सेनापति आगे बढ़ चुके थे, लेकिन तभी राजकुमार के होश उड़ गए। राजकुमार ने पहली बार इतने बड़े युद्ध को आमने सामने आते देखा था। हजारों सैनिक दौड़ रहे थे, तलवारें टकरा रही थी, भाले चमक रहे थे और घोड़ों के टापों से धरती कांप रही थी। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा। और इससे पहले कि कोई देख पाता, राजकुमार ने अपने घोड़े की लगाम खींची, उसे घुमाया और पूरी ताकत से पीछे भाग निकले। राजकुमार युद्ध के मैदान से भाग रहे थे। कुछ सैनिकों ने यह दृश्य देखा और आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। अरे, राजकुमार भाग रहे हैं। मैंने सुना था कि वो कायर है, लेकिन आज देख भी लिया। पीछे से राजा ने जैसे यह देखा, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और दांत भींचकर बोले, यह मेरा पुत्र है, यह मेरे रक्त का अंश है। धिक्कार है ऐसे पुत्र पर। लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। राजकुमार पहले ही युद्ध भूमि से भाग चुका था और पीछे केवल उसकी कायरता की गूंज बची थी। युद्ध के मैदान में भयंकर संग्राम हुआ, पर राजा की सेना की वीरता और अनुशासन ने शत्रु को घुटनों पर ला दिया। राजा के रण कौशल और उनके सेनापतियों की सूझबूझ के कारण पड़ोसी राजा अशोक मारा गया और उनकी सेना बिखर गई। कई दुश्मन सैनिक मारे गए और जो बचे थे वे जान बचाकर भाग खड़े हुए। अंततः विजय का शंखनाद हुआ और राजा ने अपने राज्य की रक्षा कर ली। हमने अपने शौर्य और पराक्रम से यह युद्ध जीता है। यह हमारी भूमि, हमारी प्रजा और हमारे सम्मान की विजय है। सैनिकों ने जय घोष किया। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर इस विजय के बावजूद राजा के मन में एक गहरी चोट थी। उनका अपना पुत्र युद्ध भूमि से भाग चुका था। इस कायरता की चर्चा पूरे राज्य में फैल चुकी थी। अब राजा के सामने एक और युद्ध था, अपने उत्तराधिकारी के भविष्य का निर्णय लेना। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन राजा के हृदय में क्रोध और अपमान की ज्वाला अभी भी जल रही थी। महल के भव्य दरबार में सभी मंत्री, सेनापति और दरबारी एकत्र थे। सभा में गंभीरता छाई हुई थी। सिंहासन पर बैठे राजा का चेहरा कठोर था। उनकी दृष्टि दरबार के बीच खड़े राजकुमार पर पड़ी, जो सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में भय और शर्म का मिश्रण था। राजा ने भारी स्वर में कहा, आज मैं इस सभा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहा हूँ। युद्ध के समय जब हमारा राज्य संकट में था, जब हमारे सैनिक अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, तब मेरा पुत्र, इस राज्य का राजकुमार, रणभूमि से भाग खड़ा हुआ। मेरे लिए इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। एक राजा का पुत्र जो स्वयं युद्ध के मैदान में अपने लोगों की रक्षा करने के लिए खड़ा होना चाहिए था, वह अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। क्या ऐसा व्यक्ति इस सिंहासन के योग्य है? राजा ने गहरी सांस ली और फिर कठोर स्वर में बोले, आज से यह मेरा पुत्र नहीं, मैं इसे अपने राज्य से निष्कासित करता हूँ। यह यहाँ रहने योग्य नहीं है। न तो यह मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, न ही इसे राजकुमार कहलाने का अधिकार है। राजकुमार भारी मन से सिर झुकाए महल से बाहर जा रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। महल के मुख्य द्वार पर सिपाही खड़े थे, लेकिन किसी ने उसकी ओर दया की दृष्टि से भी नहीं देखा। कुछ दरबारी उसे जाते हुए देख रहे थे और उनके चेहरे पर तिरस्कार था। महल के बाहर प्रजा इकट्ठी थी। जैसे ही उन्होंने राजकुमार को अकेले बाहर आते देखा, उनमें हलचल मच गई। देखो, यह हमारा राजकुमार था जो युद्ध के समय भाग खड़ा हुआ। अब इसे कोई राजकुमार मत कहो, यह तो बस एक भगोड़ा है। अगर यह राजा बनता तो हमारा राज्य कब का नष्ट हो गया होता।
लोगों की बातें सुनकर राजकुमार के दिल पर चोट लग रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप चलता रहा। कुछ देर बाद वह महल की चकाचौंध भरी दुनिया से दूर एक जंगल में पहुंच गया। सूरज डूबने लगा था और उसके सामने अब केवल अंधकार था, वैसे ही जैसे उसके भविष्य में। राजकुमार चलते चलते थककर कुछ देर बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा गहरी उदासी से भरा हुआ था। उसके चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा की हल्की सरसराहट थी। वो पूरी तरह से टूट चुका था। मैं इतना डरपोक क्यों हूँ? क्या कुछ भी करने लायक मैं हूँ? युद्ध के मैदान से भागकर मैंने पिता का सर अपमान से झुका दिया। डर के आगे मैं हार गया और शायद आगे मैं हमेशा हारता रहूंगा। वो अपनी आंखें बंद कर बैठा रहा, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। उसकी सांसें तेज हो गई और आंसू उसके गालों से बहते रहे। कुछ देर बाद जब राजकुमार अपने हार और शर्म के अंधेरे में डूबा हुआ था, तभी पास से किसी के कदमों की आहट आई। राजकुमार ने आंसुओं से धुंधली आंखों से ऊपर देखा। एक वृद्ध आचार्य साधारण वस्त्रों में उसकी ओर बढ़ रहे थे। आचार्य ने राजकुमार की ओर देखा और एक गहरी सांस भरते हुए बोले, यह कौन है जो इस सुनसान जंगल में अपने ही आंसुओं में डूबा बैठा है? मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूँ आचार्य। मैंने अपने पिता का नाम डुबो दिया जब मेरा राज्य संकट में था। जब मुझे अपने लोगों की रक्षा करनी थी, तब मैं कायरों की तरह युद्ध भूमि से भाग आया। अब मेरा अपने महल में कोई स्थान नहीं है। मुझे मेरे पिता ने राज्य से निष्कासित कर दिया है, और सच कहूँ तो शायद मैं इसी लायक था। आचार्य ने राजकुमार की ओर देखा। उन्होंने उसकी आंखों में झांका, जहाँ दर्द था, पछतावा था, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा की किसी कोने में जलती एक छोटी सी चिंगारी भी थी। तो क्या तुम मान चुके हो कि तुम्हारा जीवन अब समाप्त हो चुका है? और क्या बचा है मेरे लिए आचार्य? मेरे अपने पिता ने मुझे त्याग दिया। मेरी प्रजा मेरा उपहास करती है। मैं किस मुंह से स्वयं को राजकुमार कहूँ? आचार्य मुस्कुराए, लेकिन उनके आंखों में गंभीरता थी। तो क्या एक बार गिर जाने वाला व्यक्ति फिर से खड़ा नहीं हो सकता? क्या किसी की हार हमेशा के लिए होती है? आचार्य आगे बढ़े और राजकुमार के कंधों पर हाथ रखकर बोले, पुत्र, कायर वह नहीं होता जो डरता है। कायर वह होता है जो अपने डर को हराने की कोशिश भी नहीं करता। यदि तुमने गलती की है तो उसका प्रायश्चित भी तुम्हारे ही हाथों में है। भागने से जो सम्मान तुम खो चुके हो, उसे वापस भी तो पाया जा सकता है। पर मैं अब क्या कर सकता हूँ आचार्य? आचार्य राजकुमार की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में बोले, यदि तुम सच में अपनी कायरता को पीछे छोड़ना चाहते हो, यदि तुम में खुद को बदलने की इच्छा है, तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। पर यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा, कठिनाइयों का सामना करना होगा और अपने भीतर छुपी उस शक्ति को जागृत करना होगा जिसे तुमने अब तक अनदेखा किया है। राजकुमार ने आंसू पोंछे और कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। क्या वह सच में खुद को बदल सकता है? क्या वह अपने पिता और राज्य के सम्मान को वापस पा सकता है? कुछ क्षणों बाद उसने धीरे से कहा, आचार्य, क्या सच में ऐसा संभव है? क्या मैं अपने डर को हरा सकता हूँ? डर को हराना असंभव नहीं है पुत्र, पर यह तुम्हें स्वयं करना होगा। मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूँ, पर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगा जो तुम्हें केवल एक नाम का राजकुमार नहीं, बल्कि एक सच्चा योद्धा बना सके। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ आचार्य, मैं तैयार हूँ। तो आज से तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ होता है। अब से तुम केवल एक निष्कासित राजकुमार नहीं, बल्कि एक साधक हो जो अपने भय पर विजय पाने के लिए संघर्ष करेगा। और इसी के साथ राजकुमार की कायरता को छोड़ने और एक नया योद्धा बनने की यात्रा आरंभ हुई। आचार्य राजकुमार को अपने साथ घने जंगलों के बीच स्थित अपनी कुटिया में ले गए। वहाँ का वातावरण शांत था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, पक्षियों की मधुर ध्वनि और बहती हुई नदी का संगीत। यह स्थान राजमहल के वैभव से बिल्कुल अलग था।
परंतु यही से राजकुमार के जीवन का नया अध्याय प्रारंभ होना था। आचार्य ने राजकुमार को गुरुकुल के नियमों से परिचित कराया। अब वह राजसी ठाट बाट छोड़कर एक शिष्य के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था। उन्हें सादा वस्त्र धारण करना था और कठोर नियमों का पालन करना था और हर कार्य स्वयं करना था। पुत्र, यदि तुम्हें अपने भय से मुक्त होना है और एक सच्चा योद्धा बनना है तो पहले अपने मन को अनुशासन में लाना होगा। शरीर की शक्ति से पहले आत्मा की शक्ति आवश्यक है। राजकुमार की शिक्षा प्रारंभ हुई। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, ध्यान और प्राणायाम करना, वेदों का अध्ययन करना, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सभी उसके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए। एक सच्चा योद्धा केवल अपनी तलवार से नहीं लड़ता, वह अपनी बुद्धि, संयम और अनुशासन से विजयी होता है। राजकुमार ने वेदों और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। उन्हें आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य का महत्व समझाया गया। अब वह राजसी सुखों से दूर एक साधारण शिष्य के भांति कठिन साधना कर रहे थे। कुछ समय बाद आचार्य ने उसे धनुर्विद्या, तलवारबाजी, भाला संचालन, मल्ल युद्ध और घुड़सवारी का अभ्यास कराना प्रारंभ किया। पहले तो राजकुमार को कठिनाइयां हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत होने लगा, उसकी पकड़ दृढ़ होने लगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। तलवार का सबसे बड़ा शत्रु भय है। जब तक तुम अपने भीतर के डर को समाप्त नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी तलवार केवल धातु का टुकड़ा बनी रहेगी। राजकुमार अब पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ अभ्यास कर रहा था। वह समझ चुका था कि केवल जन्म से राजकुमार होना पर्याप्त नहीं, उसे अपने कर्मों से एक सच्चा योद्धा बनना होगा। समय बीतता गया और राजकुमार एक निर्बल, भयभीत युवक से एक आत्मनिर्भर, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले योद्धा में परिवर्तित होने लगा। उसका शरीर सुदृढ़ हो चुका था। ब्रह्मचर्य और शास्त्र के कारण उसकी बुद्धि तेज हो गई थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपने डर को पूरी तरह से काबू कर लिया था। अब वह पहले जैसा कायर राजकुमार नहीं रहा। कुछ वर्षों के बाद जब राजकुमार अपने भय को त्याग कर एक सच्चा योद्धा बनने की ओर अग्रसर था, उसी समय राज्य में एक नया संकट उत्पन्न हो गया। इस बार पड़ोसी राज्य के एक और शक्तिशाली राजा महाबली ने आक्रमण कर दिया। उनकी सेना विशाल थी, असंख्य घोड़सवार, भारी रथों के साथ सैनिक और अनुभवी युद्धवीर उनके साथ थे। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि राज्य के सीमाओं पर तैनात निडर सैनिक भी घबरा गए। महल के अंदर राजा अपने मंत्रियों के साथ इस संकट पर चर्चा कर रहे थे। महाराज, इस बार शत्रु सेना हमसे कई अधिक विशाल और संगठित है। हमारी सेना बहादुर है, परंतु उनकी संख्या कम है। यदि युद्ध हुआ तो हमें बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। पहले भी हमने शत्रुओं को हराया है, लेकिन इस बार उनकी रणनीति अधिक आक्रामक है। हमें शीघ्र निर्णय लेना होगा। राजा गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों युद्ध लड़े थे, परंतु इस बार की चुनौती बहुत बड़ी थी। युद्ध तो होगा, लेकिन इस बार हमें अधिक सतर्क रहना होगा। राज्य की रक्षा के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। रानी भी अत्यंत चिंतित थी। उन्होंने राजा से कहा, राजन, काश हमारा पुत्र यहाँ होता। अगर उसने कायरता नहीं दिखाई होती तो शायद आज वह भी इस युद्ध में अपने राज्य के लिए खड़ा होता। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ महारानी, काश हमारा बेटा बहादुर होता तो शायद हमें थोड़ा सहारा मिल जाता, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। हमारा पुत्र तो कायर निकला। चारों ओर युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। सेना को युद्ध के मैदान की ओर कूच करने के आदेश दे दिए गए। युद्ध भूमि रणभूमि में बदल चुकी थी। तलवारों की टकराहट, तीरों की वर्षा और सैनिकों की गर्जना से आकाश गूंज रहा था। राजा की सेना ने साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी, लेकिन शत्रु सेना संख्या और शक्ति में अधिक थी। धीरे धीरे राजा के सैनिक भयभीत होने लगे। हम शत्रुओं से नहीं जीत सकते, उनकी सेना बहुत बड़ी है। देखते ही देखते कई सैनिक युद्ध छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। राजा ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। नहीं, कोई पीछे नहीं हटेगा, यह युद्ध हमारा सम्मान है। लेकिन सैनिकों के मन में भय बैठ चुका था। राजा पहली बार अपने शूरवीर सैनिकों को युद्ध के मैदान से भागते हुए देख रहे थे और राजा की आंखों में पहली बार पराजय का आभास हुआ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए।
तभी युद्ध भूमि में एक घोड़सवार तेजी से आया। उसने भगवे वस्त्र पहने थे और उसका चेहरा भी भगवे कपड़े से ढका हुआ था। उसकी सवारी बिजली की गति से शत्रु सेना की ओर बढ़ रही थी। उसकी तलवार एक के बाद एक शत्रु सैनिकों को धराशायी कर रही थी। सैनिकों, क्या तुम अपने राजा और राज्य को ऐसे ही छोड़ दोगे? क्या तुम युद्ध छोड़कर अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल रहे हो? क्या तुम अपने पूर्वजों के गौरव को मिट्टी में मिलाओगे? उसकी आवाज में एक अजीब सा जोश था, एक ऐसा प्रभाव जो डरे हुए सैनिकों के भीतर एक नई आग जला रहा था। वो अकेला ही शत्रु सेना पर टूट पड़ा, जैसे स्वयं योद्धा का देवता धरती पर उतर आया हो। अरे, यह वीर कौन है जो अकेले इतने सैनिकों को परास्त कर रहा है? उसकी बहादुरी देखकर राजा के सैनिकों में फिर से जोश जाग उठा। वे धीरे धीरे अपनी पंक्तियां संभालने लगे और युद्ध में वापस लौटने लगे। राजा ने भी उस रहस्यमय योद्धा को देखा और आश्चर्य में पड़ गए। ये वीर कौन है जो इस अंधकार में प्रकाश की तरह आया है? अब युद्ध का रुख बदलने लगा था। सैनिकों में नया जोश आ चुका था और वे दुश्मनों पर टूट पड़े। लेकिन राजा की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, आखिर यह वीर योद्धा कौन है? युद्ध भूमि में राजा की सेना ने अंततः विजय प्राप्त कर ली थी। राजा महाबली मारा गया और बहुत सारे शत्रु सैनिक मारे जा चुके थे और बचे हुए युद्ध भूमि से भाग रहे थे। चारों ओर सिर्फ जय घोष सुनाई दे रहा था, परंतु इस विजय का सबसे बड़ा नायक अब घोड़े पर लड़ खड़ा रहा था। वह रहस्यमय योद्धा जिसने अकेले शत्रु सैनिक को भयभीत कर दिया था। उसका घोड़ा धीरे धीरे थमने लगा और थके हुए राजकुमार का शरीर संतुलन खो बैठा। वह धीरे से नीचे गिर पड़ा। रक्त से लथपथ उसका शरीर अब और अधिक सहन नहीं कर सकता था। इस वीर को तुरंत सहायता दो। अपने पिता के मुख से अपने लिए वीर शब्द सुनकर राजकुमार का दिल खुद के लिए गर्व से भर गया। अपने पिता के मुख से यह शब्द सुनने के लिए राजकुमार न जाने कितने वर्षों से तरस गया था। राजा और उनके सैनिक उसकी ओर दौड़े और उसके चेहरे से भगवा कपड़ा हटाया तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुत्र! पूरी सेना स्तब्ध रह गई। जो वीर योद्धा युद्ध का रुख बदल चुका था, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजकुमार था, जिसे एक समय कायर समझकर राज्य से निकाल दिया गया था। राजा घुटनों के बल बैठ गए और राजकुमार का सिर अपनी गोद में रखा। राजकुमार की आंखें अब भी आध खुली थी और उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। पिताजी, क्या मैंने आज अपने कायर होने का कलंक मिटा दिया? राजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। पुत्र, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम कायर नहीं थे, तुम सबसे बड़े वीर निकले। मैं तुम पर गर्व करता हूँ। राजकुमार धीमे से मुस्कुराए। अगर आज मैं आपका और अपने राज्य का सम्मान बचा सका तो मेरा जीवन सार्थक हुआ। इतना कहकर उनकी सांसें हल्की होने लगी। राजा ने उन्हें जोर से गले लगा लिया, मानो उसे कभी खोना न चाहते हो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ क्षणों बाद राजकुमार की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। पूरा रण क्षेत्र मौन में डूब गया। सैनिकों ने अपने हथियार झुका दिए और आसमान में एक वीर की गाथा अमर हो गई। आज राज्य ने एक राजा तो बचा लिया था, परंतु उसने अपना सबसे सच्चा उत्तराधिकारी खो दिया था। राजा ने उठकर घोषणा की, आज से यह भूमि इस वीर योद्धा के नाम से जानी जाएगी। हमारा राजकुमार अमर रहेगा और उसकी गाथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। राजकुमार भले शारीरिक रूप से चला गया था, लेकिन उसका नाम अमर रह गया, एक ऐसे योद्धा के रूप में जिसने अपने डर को हराकर इतिहास रच दिया।